हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपका आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी के माता पिता आपके लिए कुछ सपने लेकर बैठे हैं। किसी की माता रसोई में 45 डिग्री के तापमान में आपके लिए खाना बना रही है। जरा उस माँ के बारे में सोचिए जो आपके लिए सपने लेकर बैठी है, आपके लिए सपने संजोए बैठी है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। अपने उस पिता के बारे में सोचिए जो अपनी जान को हथेली पर रखकर सीमा पर लड़ रहा है। अपने उस पिता के बारे में सोचिए जो गाड़ी चलाकर आपका सपना साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। जरा उस पिता के बारे में सोचिए जो 6 महीने तक लगातार खेती करता है और फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं की बलि दे देता है, दिन रात धूप में काम करता है। यदि आप इन सब बातों का चिंतन करेंगे तो आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा कि क्या हम अपने पिता के सपनों को साकार करने में खर्रे उतर रहे हैं, जिसका जवाब आपको ना में मिलेगा। और जिस दिन आपको यह जवाब मिल जाएगा, निश्चित रूप से आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लग जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप ये करो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जिस वीडियो से, जिस टॉपिक से, जिस सामग्री से अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती हो, उस टॉपिक को, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसको जरूर पढ़ें। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जिन माता पिता ने आप लोगों के लिए सपने देखे हैं, जो माता पिता आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने में कोई कमी मत छोड़िए। अधिक समय न लेते हुए मैं आज की क्लास की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कल का चैलेंज क्वेश्चन था कि मेवाड़ के किस शासक ने पाती पर्वण लिखा था, जिसका जवाब होगा राणा सांगा ने। किसने लिखा था? राणा सांगा ने। यानी खानवा के युद्ध से पहले राजपूताना के सभी राजाओं को आमंत्रित करने के लिए राणा सांगा के द्वारा पत्र लिखा गया, जिसे पाती पर्वण कहा जाता है। और इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में बंटी यादव गुहाला, रोहित यादव गुहाला, रणवीर सिंह शेखावत बामलास जो आर्मी के फैन हैं, और ये चंदा सैनी इंदरपुरा पूनम कुमारी बामलास ने दिया। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राव मालदेव के बारे में पढ़ा था कि उनका राज्याभिषेक मई 1532 ईस्वी में सोजत पाली में हुआ। उन्हें हसमत वाला राजा कहा जाता है, उन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। बदायूनी के अनुसार उन्हें भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है। उन्हें हिंदुस्तान बादशाही शासक कहा जाता है। उन्होंने 1541 में पाहिवा के युद्ध में, जिसे साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है, पहोबा का युद्ध भी कहा जाता है, उस युद्ध में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह की हत्या की थी और बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के 2 पुत्र कल्याणमल और भीम किसकी शरण में चले जाते हैं? शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। शेरशाह सूरी वही है जिसने 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। और वह हुमायूं किसके पास गया था? राव मालदेव के पास। तब शेरशाह सूरी ने मालदेव के पास एक संदेश भिजवाया कि तुमसे हुमायूं जब भी मिलने के लिए आए तो तू उसे पकड़ लेना, उसे बंदी बना लेना और मुझे सौंप देना। लेकिन ये कहा जाता है
कि जब हुमायूं जोगी तीर्थ नामक स्थान पर राव मालदेव से मिलने के लिए आया तो उस समय राव मालदेव ने हुमायूं को नहीं पकड़ा, उसे बंदी नहीं बनाया, जिससे शेरशाह सूरी नाराज हो गया और उसने मालदेव पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राव मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध होता है जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध है और उस युद्ध को कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। इसी युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, याद रहे, गिरी सुमेल का युद्ध जो पाली के जैतारण में लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? पाली के जैतारण में लड़ा गया था। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया। बहुत सी किताबों में 4 जनवरी 1544 बताया गया है, लेकिन ध्यान रहे 4 जनवरी 1544 को रात के समय राव मालदेव के सेनापतियों के डेरे में पैसे रखवाए गए थे, जिसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 5 जनवरी 1544 को। कहां? जैतारण पाली में। किस किस के मध्य लड़ा गया? मारवाड़ के शासक राव मालदेव के मध्य और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, जिसने 10 वर्ष की आयु में एक शेर को मार दिया, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने जीटी रोड यानी ग्रांट ट्रक रोड का भी निर्माण करवाया था। इसने राव मालदेव पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि शेरशाह सूरी ने राव मालदेव को किसको पकड़ने के लिए कहा था? हुमायूं को पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन राव मालदेव ने नहीं पकड़ा। इस युद्ध में राव मालदेव के 2 सेनापति थे, एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। वहीं शेरशाह सूरी की सहायता भी 2 व्यक्ति कर रहे थे, एक का नाम था कल्याणमल और दूसरे का नाम था भीम। ये दोनों किसके पुत्र थे? बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के पुत्र थे, जो पाहेवा के युद्ध में अपने पिता की हत्या होने के बाद भागकर कहां चले गए थे? शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। तो होता क्या है दोस्तों, इस युद्ध में पहले दिन 4 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत जेता और कुपा के दोनों के 2 क्या थे? डेरे थे। ये दोनों किसके डेरे? जेता और कुपा के। और यहां इधर किसका डेरा बन गया? मालदेव का डेरा था। किसका डेरा था? मालदेव का। अब शेरशाह सूरी क्या करता है कि इस युद्ध के दौरान छल कपट का सहारा लेता है और वह इन दोनों के जेता और कुपा के डेरे के बाहर 10-10 हजार रुपये रखवा देता है। कितने रुपए रखवा देता है? 10-10 हजार रुपये रखवा देता है। और उसके बाद मालदेव के पास एक संदेश भिजवाता है, उसके डेरे में एक संदेश भिजवा देता है कि तुम्हारे दोनों सेनापति जेता और कुपा 10-10 हजार रुपयों में बिक चुके हैं। अगर यकीन नहीं हो तो उनके डेरे में जाकर चेक कर लो। तब राव मालदेव खड़ा हुआ और जेता और कुपा के डेरे के पास गया तो उसने बाहर 10-10 हजार रुपयों की पोटली रखी हुई देखी। तब मालदेव ने सोचा कि जेता और कुपा तो वास्तव में बिक चुके हैं और वे कल ही शेरशाह सूरी की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले हैं। तब राव मालदेव इनसे बिना बात किए ही कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। कहां चला जाता है? सिवाना चला जाता है। और ये सिवाना कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सिवाना है जिसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, जिसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इस सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर करवाया गया था। इसे सिवाना दुर्ग को खेराबाद, कुमथाना का दुर्ग, कुंभट का दुर्ग कहा जाता है। तो
तो कोई भी आपसे पूछे कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं, सिवाना को कहते हैं। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी या संकटकालीन जो स्थान है उसे किसे कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। यानी मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसे कहते हैं, सिवाना को कहते हैं। सिवाना कहाँ है, बाड़मेर में। तो मालदेव कहाँ चला गया, बाड़मेर में चला गया। जब सुबह जेता और कूपा उठे और उन्हें पता लगा कि मालदेव डेरे से जा चुके हैं और उन्हें पता लगा कि ये घटना घटित हुई है, तब उन पर एक अमिट कलंक लग चुका था। तो उन्होंने अपने ऊपर लगे उस अमिट कलंक को धोने के लिए गिरी सुमेल के युद्ध में प्राण प्रण युद्ध किया। कहने का मतलब ये कि या तो हम मार देंगे या लड़ते हुए मर जाएंगे। किसने प्राण प्रण युद्ध किया, जेता और कूपा ने। और 5 जनवरी 1544 को युद्ध शुरू हो गया, जिसमें पहले जेता और कूपा ने शेरशाह सूरी की सेना को पहले बुरी तरह से पराजित किया। यानी पहले किसकी सेना पराजित हो रही थी, शेरशाह सूरी की सेना पराजित हो रही थी। इस युद्ध में जेता और कूपा ने शेरशाह सूरी की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। दांतों में नींबू निचोड़ दिया, उनको धूल चटा दी, लौटा दिया। तभी क्या होता है, दोपहर का समय हो जाता है और दोपहर के समय शेरशाह सूरी का किसका वक्त होता है, नमाज अदा करने का वक्त हो जाता है। तो शेरशाह सूरी घोड़े से नीचे उतरता है और नमाज अदा करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि हे अल्लाह कुछ कर, वरना आज मेरी बादशाहत खोने वाली है। तभी ये कहा जाता है कि उसी समय शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जिसका नाम था जलाल खां जलवानी। वह एक शाही सेना लेकर आ गया और इसके शाही सेना लेकर आने के बाद जेता और कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी की विजय हुई। तो कोई भी आपसे पूछे कि गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, मारवाड़ के शासक राव मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई, शेरशाह सूरी की। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की बड़ी मुश्किल से जब विजय हुई तो उसके मुंह से एक पंक्ति निकली कि एक मुश्ती बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद हो देव। यानी मैं आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये किसने कहा, शेरशाह सूरी ने कहा। कौन से युद्ध के दौरान, गिरी सुमेल के युद्ध के दौरान कहा। मालदेव इस युद्ध के दौरान कहां चला गया, सिवाना बाड़मेर चला गया। अब सवाल ये उठता है कि शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद, यानी मारवाड़ पर अधिकार करने के बाद मारवाड़ का प्रशासक किसको नियुक्त किया, 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, एक ख्वाश खां और एक ईशा खां। एक ख्वाश खां और एक ईशा खां। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1545 ईस्वी में, कभी 1545 ईस्वी में एक बार शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर जाता है। और कालिंजर कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो वहां पर जब यह अभियान के लिए गया हुआ था तो उस समय आक्रमण के दौरान उक्का नामक विस्फोट से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कौन से विस्फोट से, उक्का नामक विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद राव मालदेव वापस सिवाना से मारवाड़ आ गया और किस पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। गद्दी नहीं, गद्दी पर बैठ गया। कौन, राव मालदेव। अब दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध के बाद हम बात करते हैं राव मालदेव की पत्नी की। राव मालदेव की पत्नी का इतिहास में बहुत अधिक जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता है, किसने कहा, शेरशाह सूरी ने। कौन से युद्ध के दौरान, गिरी सुमेल के युद्ध के दौरान। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अब दोस्तों देखो, राव मालदेव के एक पत्नी थी जिसका नाम था रूठी रानी। ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है।
लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था, रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था, तो आपसे कोई भी पूछे तो आप इसका जवाब देना उमादे। क्या नाम था? उमादे। यह उमादे जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। रावल लगता है वैसे जैसलमेर के शासकों के। तो ध्यान देना कि राव मालदेव की एक पत्नी थी रूठी रानी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? उमादे। और यह किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। होता क्या है दोस्तों कि विवाह के कुछ समय बाद ही उमादे की अपने पति राव मालदेव से अनबन हो जाती है। लड़ाई झगड़ो तो होते ही रहे पति पत्नी में, बेलन बालन तो चलता ही रहता बेरो ही है ना। तो देखो चिमटा फूकनी तो मामूली सी बात है। आजकल थान बेरो है, पति ने खेदे की बोला तन अठी रहना तो अठी रहना है। एक बार की बात है, एक पति ऑफिस में बैठो जहाँ बिचारो ठालो जहाँ कमेंट कर दियो कि उड़ता फिरू मैं मस्त गगन में। बटीन पत्नी भी ठाली बैठी जहाँ बात देखी कि आज तो ऑफिस में कोनी और ही इकट्ठे गेड़ हुए। जहाँ भाभी कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दियो बोले धरती छूते ही धनिया लेते आना घर में, वरना एक भी बाल न बचेगा तेरे चमन में। बेचारो डर को धनिया लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रूठ गई, यानी नाराज हो गई। और नाराज होकर, क्या होकर? नाराज होकर कहां चली जाती है? ये एक दुर्ग है दोस्तों, और इस दुर्ग का नाम है तारागढ़ का दुर्ग। ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? अजमेर वाला। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग में चली गई कौन? रूठी रानी। कौन चली गई? रूठी रानी, जिसका वास्तविक नाम क्या था? उमादे। अब क्या होता है, एक दिन राव मालदेव को अपनी पत्नी की याद आ जाती है, चाहे कत्ती हो खोटी बेटी का आडी तो भाई ऐसी। तो क्या होता है कि राव मालदेव एक व्यक्ति है जिसका नाम है ईश्वरीदास बारट, उसको अपनी पत्नी रूठी रानी को लाने के लिए भेजता है। और रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या है? उमादे। उसको लाने के लिए भेजता है और जाकर कहता है कि आपके पति को आपकी बहुत ही याद आ रही है। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, पर तू जो संग में रहे तेरी बात कुछ और है। मेरा दिल दिवालिया दिवालिया तेरा सुध को है, प्यार अगर उधार हो तो कौन पूरा कर सका। अरे मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी ना भर सका। तो ईश्वरदास बारट को भेजता है और वह कहता है कि आपको आपके पति मालदेव को आपकी बहुत ही याद आ रही है, तो उमादे यहां से चल देती है। लेकिन राव मालदेव की और पत्नियां थी, उन्होंने सोचा कि उमादेव वापस आ गई तो हो सकता है कि उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र है वह मारवाड़ का शासक बन जाए। तब वो रानियां क्या करती है, उमादे का स्वाभिमान जगाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है आशा बारट, उसको कहती है कि तू चाहे कुछ भी कर लेकिन उमादे वापस नहीं आनी चाहिए। तो आशा बारट क्या करता है, उमादे के पास जाता है और उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए 2 लाइन बोलता है। और वो 2 लाइनें कौन कौन सी है आप सभी को पता होना चाहिए। वो 2 लाइन है कि मान रखे तो पीयू तज, मान रखे तो पीयू तज, पीयू रखे तो मान तज, 2 गयंद न बंदे ही एको खंबो ठाण। ध्यान रखे, मान रखे तो पीयू तज, पीयू रखे तो मान तज, 2 गयंद न बंदे ही एका खंबो ठाण। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना मान रखना है तो अपने पति को तजना होगा, अगर पति को रखना है तो मान को तजना होगा, मान को छोड़ना होगा। 2 गायें एक ठाण पर एक खूंटे पर नहीं बंधी रह सकती है। तब उमादे का स्वाभिमान जाग गया और वह आजीवन इसी तारागढ़ दुर्ग में रहती है और वापस नहीं जाती है, जिसके कारण इसी तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी का महल बना हुआ है। अब कोई भी आपसे पूछे कि रूठी रानी का महल कहां बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना हुआ है। रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था, उमादे। रूठी रानी के स्वाभिमान को किसने जगाया, आशा बारट ने।
राव मालदेव ने रूठी रानी को लाने के लिए किसको भेजा? ईसरदास बारठ को। उमादे किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। दोस्तों एक महल और बना हुआ है राजस्थान में रूठी रानी का, और वह महल कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में। कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में। मेनाल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। यहां पर भी एक रूठी रानी का महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रूठी रानी का महल। वह रूठी रानी कौन थी? उसका वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम था सुहावा देवी। अब सुहावा देवी कौन थी? सुहावा देवी अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की पुत्री थी, जिसका महल कहाँ बना हुआ है? मेनाल भीलवाड़ा में। लेकिन राव मालदेव की पत्नी उमादे जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, उसका महल कहाँ बना हुआ है? उसका महल बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। दोस्तों यहां तक आप सभी को पसंद आया होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा? थोड़ा जल्दी ले। वेरी गुड। इससे पहले एक चैलेंज क्वेश्चन दे देता हूं मैं। रूठी रानी नामक कविता के रचयिता कौन थे? यानी रूठी रानी कविता किसने लिखी थी? इसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या होता है, 1562 ईस्वी में मालदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मालदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब रूठी रानी को तारागढ़ दुर्ग में इस बात का पता चलता है तो वह मालदेव की पगड़ी के साथ, ध्यान देना, उमादे, इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? रूठी रानी। तो उमादे मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। यानी पगड़ी क्या है? उसके पति की एक निशानी है, और पति की निशानी के साथ अगर कोई औरत सती होती है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुमरण कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि अनुमरण क्या होता है? पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। इसके अलावा एक प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ चित्रकला का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ? मारवाड़ चित्रकला का उद्भव भी राव मालदेव के शासनकाल में हुआ था। मारवाड़ चित्रकला का उद्भव किसके शासनकाल में हुआ? राव मालदेव के शासनकाल में हुआ। दोस्तों राव मालदेव एक अच्छा निर्माता भी था, जिसने पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश दुर्गों का निर्माण करवाया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन से दुर्ग बनवाए थे। सबसे पहले उसने सोजत का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? सोजत का किला बनवाया। सोजत का किला कहां पड़ता है सर? पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। दूसरा उसने सारण का किला बनवाया। सारण का किला भी कहां पड़ता है सर? पाली में। तीसरा उसने मेड़ता का किला बनवाया। मेड़ता का किला कहां पड़ता है सर? नागौर में। ध्यान देना, कहां पड़ता है? नागौर में। चौथा उसने कौन सा किला बनवाया? मालकोट का किला। कौन सा किला बनवाया था? मालकोट का। ये भी मेड़ता नागौर में ही है, ध्यान देना, नागौर में। आप ये भी कह सकते हो कि मालकोट और मेड़ता एक ही स्थान पर है, या एक ही दुर्ग भी बता सकते हो। मेड़ता आ जाए तो भी जवाब यही होगा, मालकोट आ जाए तो भी यही होगा। लेकिन मालकोट दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। और पोखरण दुर्ग का इसने पुनर्निर्माण करवाया था। पोखरण दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। किसने? राव मालदेव ने। तो कौन कौन सा किला बनवाया? सोजत का किला पाली, सारण का किला पाली, मेड़ता, मालकोट का किला नागौर, पोखरण के दुर्ग का क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। तो इस प्रकार दोस्तों राव मालदेव का शासन कंप्लीट होता है।
उसके बाद शासक बनता है राव चंद्रसेन, जिसे इतिहास में भूला बिसरा राजा कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, विस्मृत वाला राजा कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। जहां तक संभव हो आप अपने व्हाट्सएप की डीपी पर भी इसे लगाएं, स्टेटस पर लगाएं और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। टारगेट 1000 सब्सक्राइब का होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर 10-10 सब्सक्राइब भी करवाएगा तो निश्चित रूप से हम 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य जल्दी हासिल कर लेंगे, ताकि बहुत से लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदानु।